बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। IB सक्कर की जानिब से जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो टेस्ट लिया गया था उसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके सिर्फ हम एक ही पार्ट यानी कि इंग्लिश के पार्ट को डिस्कस करेंगे और यही इसका सबसे पहला पार्ट होता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि इनके इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो भी कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इसके 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर का होता है, फिर करेक्ट स्पेलिंग का होता है, सिनोनियम्स, फिर एंटोनियम्स, फिर एरर डिटेक्शन और फिर प्रीपोजिशन का पार्ट होता है। इस तरीके से जो सक्खर IBA ने इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट लिया था उसमें पेपर 2 में इन्होंने इंग्लिश सेक्शन को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे। हम अपने लेक्चर को जिस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे उसमें हमारा मेथड ये होगा कि हम इसके हर क्वेश्चन को देखकर उसके पीछे जो लॉजिक इन्होंने इस्तेमाल की होगी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट्स जो सक्खर IBA के टेस्ट वगैरह को समझ नहीं पाते और जिन्हें ये शिकायत रहती है कि बहुत क्लोज़ क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, कि मतलब जिनको समझकर वो जिन्हें देखकर बहुत से कैंडिडेट्स के सवालों को समझ नहीं पाते और वो उसमें परेशान हो जाते हैं और उसके जवाब दुरुस्त नहीं दे पाते। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ आपको पार्ट 1 नज़र आ रहा होगा और नीचे लिखा हुआ है पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हो गए उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उसे लॉजिकली डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे। तो कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो इट। पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कहता है कि सदोरी वॉज वंस एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। हर फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट when she lived on milk from her mother's breast. She suffered another terrible blow when her mother died in childbed, with an unborn baby in her womb. Sadori was orphaned when she was 5 years old. She had 2 brothers and 2 sisters. She was the youngest of them all being orphans and poor. They couldn't look after her properly. All villagers felt for them all. Sadori grew up in hard times. Her elder brother was the only bread earner. He would earn only as much as they all could live on. They could hardly have a square meal. Their maternal uncles and paternal uncles were also poor. They were hand to mouth. After she grew, young Sadori lived a simple life as ever, but entertained great ideas and high hopes. She came to know about importance of education. Therefore, she wanted to get education to be useful member of society. Fortune smiled on her. There lived a rich man in village where Sadori was born and brought up. He came to know of her keen interest for education and poverty. He was a philanthropist as well. He supported Sadori financially, morally, and took personal interest in getting her higher education in the English language and literature. She worked very hard. Now she works as a professor of English, gets a lucrative salary, and lives an enviable life. She helps the poor and the needy and teaches girls and boys of her village free of tuition fee. In her spare time, she feels highly obliged to her benefactor
who helped her in distress and enabled her to be what she now is. कभी आपने सोचा है कि रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या फ़र्क होता है? स्क्रीन पर देखें कि रीडिंग का मतलब लिखा हुआ है कि प्रोनाउंसिंग और अटरिंग द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट में मौजूद लफ्ज़ों या जुमलों को अदा करना या बोलना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट थ्रू अ प्रोसेस। टेक्स्ट को या फिर लिखी हुई किसी भी चीज़ को समझना। तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के दरमियान बुनियादी फ़र्क समझने का है। जब कोई रीडर रीड करता है तो वो जस्ट लफ्ज़ों को और जुमलों को अदा कर रहा होता है, उसे समझ नहीं रहा होता। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंशन की बात होती है तो रीडिंग करने के साथ-साथ यानी कि उनको पढ़ने के साथ-साथ, उन लफ्ज़ों को अदा करने के साथ-साथ, उन जुमलों को बोलने के साथ-साथ वो उन जुमलों के अंदर मौजूद हर चीज़ को समझ भी रहा होता है और उसमें से इन्फॉर्मेशन वगैरह तमाम चीज़ें गेन कर रहा होता है। लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अब हम डिस्कस करेंगे। रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फ़र्क समझने के बाद अब हम चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। इसमें हम समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, यानी कि कौन-कौन से टाइप्स के वो क्वेश्चंस होते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में आपसे पूछे जाते हैं, जिनके जवाब आपको देने पड़ते हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास ये है जिसका नाम है लिटरल क्वेश्चन। लिटरल क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपसे जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे, मतलब उसमें कोई ऐसी हिडन मीनिंग आपसे नहीं मालूम की जाएगी। अगर टेक्स्ट में कोई फैक्ट्स हैं, कोई फिगर्स हैं या किसी का नाम है या कोई ग्रामर का कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे किया जा सकता है डायरेक्टली, मतलब इसमें कोई छुपी हुई मायने आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि इस टेक्स्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है या इस टेक्स्ट की थीम क्या है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं किए जाएंगे। जबकि आपसे जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि टेक्स्ट में मौजूद कितने कैरेक्टर्स हैं, उस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो आप टेक्स्ट में आसानी आपको मिल सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, बल्कि डायरेक्ट ये क्वेश्चंस करते हैं और जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन होता है आपके डायरेक्ट आपके जहन में इसके मुतालिक कोई ना कोई जवाब फ़ौरन से आ जाता है। और अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होता है तो वो आप टेक्स्ट को दोबारा से पढ़कर फ़ौरन से क्लियर कर लेते हैं। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस लिटरल क्वेश्चन से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। वोकेबलरी क्वेश्चंस में भी आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, या फिर इस वर्ड का सिनोनियम क्या है, या फिर इसका एंटोनियम क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिटरल क्वेश्चंस की ही टाइप में आ जाते हैं, जो कि इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके मुतालिक किसी पैसेज में ओपनली बात नहीं की जाती, यानी कि इनको डायरेक्टली किसी लफ्ज़ों के थ्रू बयान नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ऐसी क्लूज़ होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो फिर हम किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ, इन पॉइंट्स के पढ़ने के बाद इन पॉइंट्स का मतलब ये निकल सकता है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस। नंबर 3 पर जो ग्रामर क्वेश्चंस मौजूद हैं ये भी लिटरल क्वेश्चंस की ही टाइप हो सकती हैं या कहलाए जा सकते हैं। इनसे मुराद ये होता है कि ग्रामर के मुतालिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, या इस सेंटेंस में ये वाला वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाया जा सकता है। और इसी तरीके से वोकेबलरी क्वेश्चंस भी होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हैं जिन्हें हम टेक्निक्स का भी नाम दे सकते हैं। और ये टेक्निक्स स्कैनिंग, स्कीमिंग और इन्फ्रेंसिंग हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो डिटेल टॉपिक हो सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ हम पहले डिस्कस करके आए ये भी डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये हमने आपको इसमें सिर्फ ख़ास बातें डिफ़ाइन करने की कोशिश की है।
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो 3 टेक्निक्स हैं, उनमें सब स्क्रीन पर आपको स्कैनिंग लिखा हुआ नज़र आएगा। तो स्कैनिंग की टेक्निक में क्या होता है? स्कैनिंग टेक्निक के थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आप उन्हें पहचानते हैं कि इसमें हमसे क्या मालूम किया गया है। मतलब अगर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह की बात कर रहे होंगे, कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, छोटी-छोटी सी कोई मालूमात वगैरह आपसे ले रहे होंगे, तो आप स्कैनिंग टेक्निक अप्लाई करते हुए उसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया गया है, किसी वर्ड के मुतालिक पूछा गया है या किसी ख़ास एक छोटे से पॉइंट के मुतालिक आपसे पूछा गया है, जो कि डायरेक्टली किसी टेक्स्ट में मौजूद है, उसको आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि फ़ौरन से उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आपने वो पढ़ा होगा, या फिर सारे टेक्स्ट को छोड़कर सिर्फ उसी पर आप फोकस करते हैं और वो पॉइंट अपना ढूंढ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए, यानी कि कायद-ए-आज़म वॉज़ बोर्न इन कराची। तो आपसे सवाल हुआ कि भाई कायद-ए-आज़म कहाँ पैदा हुए? कायद-ए-आज़म कहाँ पैदा हुए? तो आप फ़ौरन से इसी पॉइंट को ढूँढेंगे कि कायद-ए-आज़म वॉज़ बोर्न इन कराची, और यानी कि कराची में पैदा हुए। तो आप नीचे आकर आप ऑप्शंस में उसको डायरेक्ट से टिक कर सकते हैं। तो ये तो स्कैनिंग की टेक्निक होती है, यानी कि जिसमें हम सिर्फ डायरेक्टली जो छोटे-छोटे से हमसे मालूमात दी जाती हैं, उनको हम फ़ौरन से तलाश करके उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक दूसरी टेक्निक है, वो है स्किमिंग की। स्किमिंग की टेक्निक जो अप्लाई की जाती है, वो ख़ास तौर पर किसी टेक्स्ट को समराइज़ करने के लिए। इसके अलावा अगर मेन आइडिया मालूम किया जाए, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। पर्पज़ अगर मालूम किया जाए, तब आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। और इसका तरीक़ाकार ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे टेक्स्ट के पर्पज़ के मुतालिक मालूम किया जाए, तो आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बजाय आप सिर्फ इस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हर पैराग्राफ का, और लास्ट सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसका पर्पज़ समझने की कोशिश करते हैं और खुद से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, तो कुछ हम इसमें जो फर्स्ट और लास्ट जो सेंटेंसेस होते हैं, उसके दरमियान में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे टच कर लेते हैं। यानी कि मुकम्मल तौर पर हम इसको नहीं पढ़ते, और उसी से हम इसको इन्फ्रेंस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है। तो ये स्किमिंग टेक्निक इस तरीके से और इसलिए अप्लाई की जाती है। अब इन्फ्रेंसिंग जो टेक्निक होती है, इसके लिए होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टली कोई बात आपसे मालूम नहीं की जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्रेंशियल टेक्निक को अब हम अपनी जानिब से समझने की कोशिश करते हैं, और इसको एक पैसेज के थ्रू देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल टेक्निक इसमें किस तरीके से अप्लाई की गई है, और उसके क्वेश्चंस को हल करके देखते हैं। देखें, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा शॉर्ट पैसेज, और ये कहता है कि सारा स्टार्टेड एट हर फोन स्क्रीन। सारा ने अपने फ़ोन स्क्रीन पर देखना शुरू किया, हर आइज़ वाइड, अपनी खुली आंखों के साथ। शी क्विकली टाइप्ड अ रिप्लाई, उसने तेज़ी के साथ रिप्लाई टाइप किया। देन स्लैम्ड हर फ़ोन फेस डाउन ऑन द टेबल, और अपने फ़ोन के स्क्रीन की जानिब से फ़ोन को ज़ोर से टेबल पर रख दिया। एवरीथिंग ओके? आस्क हर फ्रेंड, क्या सब कुछ सही है? उसकी दोस्त ने पूछा। सारा फोर्स्ड अ स्माइल, सारा ने एक ज़बरदस्ती सी मुस्कुराहट पेश की। जस्ट फाइन, शी सेड, बस ठीक है, उसने कहा। पिकिंग अप हर कॉफ़ी कप विद अ स्लाइटली शेकी हैंड, हल्के से कपकपाते हाथ के साथ कॉफ़ी का कप उठाते हुए। तो ये तो था पैसेज। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस जो किए हैं, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस, वो किस तरीके से राइटर ने किए हैं। देखें, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस ऊपर लिखे हुए हैं आपके सामने, और एनालिसिस भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसने जो किया है, वो कहता है कि हाउ डज सारा रियली फील। अब इसके अंदर देखें, पैसेज के अंदर अब दोबारा से आप देखें, पैसेज में कहीं लिखा हुआ है कि सारा ने किस तरीके से फ़ील किया। कि डायरेक्ट इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि सारा ने इस तरीके से फ़ील किया था। क्लूज़ हमें इसको मिलते हैं कि आइज़ वाइड, सरप्राइज, शॉक, स्लैम्ड हर फोन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, यानी कि उसने सरप्राइज़ को फ़ील किया था, शॉक हो गई थी। और इसका क्लू हमें मिलता है
आइज़ वाइड के थ्रू, कि मतलब उसने फ़ोन की स्क्रीन की जानिब देखा तो वो उसको एक शॉक लगा या सरप्राइज़ हुई वो। स्लैम्ड हर फ़ोन मतलब उसने तेज़ी के साथ अपना फ़ोन उठाकर रख दिया था, पटक दिया था। तो ये ज़ाहिर करता है कि इसको एक फ्रस्ट्रेशन थी या एंगर था। फोर्स्ड अ स्माइल प्लस शेकी हैंड। अब इसके अंदर इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट पेश की और कँपकँपाते हाथ भी थे उसके। हाइडिंग डिस्ट्रेस, यानी कि वो अब अपना क्या कर रही थी, इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट पेश की और हाथ भी उसका कँपकँपा रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन जो है ना छुपा रही थी, या फिर कोई डिस्ट्रेस था, कोई अफ़सरदगी थी जिसे वो छुपा रही थी। इन्फ्रेंस, अब इसमें से जो हम इन्फर कर सकते हैं यानी कि अख़ज़ कर सकते हैं वो क्या है? इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं, सारा इज़ अपसेट और एंशियस लाइकली बिकॉज़ ऑफ द मैसेज शी रिसीव्ड। सारा अपसेट है या फिर वो परेशान है। मुमकिन ये है क्योंकि उसको एक मैसेज रिसीव हुआ था। तो अब देखें इसके अंदर इस तरह के ऊपर जो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, सरप्राइज़ है, जस्ट हमें क्लूज़ मिल रहे थे कि सारा के साथ कुछ हो रहा है। और वो क्या हो रहा है असल में, वो हमें नीचे आकर हमने देखा कि इन्फ्रेंस जब हमने किया इसके अंदर हमें पता लगा वो अपसेट है या फिर एंशियस है। और क्यों एंशियस है भाई? वो इस वजह से एंशियस है कि उसने एक मैसेज रिसीव किया था, उस मैसेज का भी हमें मालूम नहीं है कि क्यों वो उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था, लेकिन उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसकी ये कंडीशन हुई थी। तो इस तरीके से इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस में इन्फर किया जाता है। और आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से एक पैसेज मौजूद है, और ये पैसेज आईबीए ने अपने इंटरमीडिएट लेवल के टेस्ट में दिया था, और ये पैसेज हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही रीड आउट कर चुके हैं। और अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक्स को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से इसमें आए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सदोरी हैव। क्वेश्चन की नेचर जो है वो है लिटरल क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली आपसे किसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से उसने मालूम किया है। यानी कि इसके अंदर आप ऑप्शंस देखें ज़रा, 3, 4, 5 और 6। अब ज़रा पैसेज में जाएं। पैसेज के स्टार्ट में ही आपको ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में ही नज़र आ जाएगा कि सदोरी के सिस्टर एंड ब्रदर्स कितने हैं। तो इधर पर ये लिख रहा है 4, शी हैड 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। तो इसका मतलब इधर पर हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन बी इधर पर हमारा करेक्ट होगा। तो ये है हमारा लिटरल क्वेश्चन। इस पर जो हमने टेक्निक अप्लाई की है वो है स्कैनिंग की टेक्निक। हमने पहले क्या किया, पैसेज को रीड आउट किया। पैसेज को रीड आउट करने के बाद हमने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन को समझने के फ़ौरन बाद हम वहाँ पर चले गए जहाँ पर इसके बहन भाइयों का जिक्र था, और इसके अंदर इसने ये नहीं पूछा कि ब्रदर एंड सिस्टर, बल्कि इसने एक वर्ड इस्तेमाल किया सिबलिंग्स, और इसने हमें 3, 4 और 5 और 6 का इसने ऑप्शन दे दिया। तो इधर पर हम ये समझ सकते हैं वे सिबलिंग्स कितने। अब इसको कॉन्टेक्चुअली हम समझ सकते हैं, क्योंकि इधर पर कॉन्टेक्चुअली इस तरीके से समझेंगे कि भाई इधर पर 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स का ज़िक्र है, तो इधर पर ये सिबलिंग्स की ही बात कर रहा होगा। तो चलें सेकंड क्वेश्चन पर। बोलता है कि सदोरी वाज एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड बिकॉज़। इसने बोला है कि सदोरी एक बदकिस्मत बच्ची थी, क्योंकि अब क्योंकि थे। अब इसके अंदर देखें इसकी क्वेश्चन की जो नेचर जो हमें नज़र आ रही है, तो वो ये है कि ये इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि फ़ौरन से फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए। इसमें देखिए कहीं पर भी इधर पर डायरेक्टली इसने वर्ड्स में नहीं लिखा कि सदोरी वॉज वन एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड। अब इसने बिकॉज करके इसने ये नहीं बताया कि हर फादर डाइड इन रोड एक्सीडेंट व्हेन शी लिव्ड ऑन मिल्क फ्रॉम हर मदर्स ब्रेस्ट। शी सफर्ड एन अदर टेरेबल व्हेन हर मदर डाइड इन चाइल्डहुड विद एन अनबॉर्न बेबी इन हर वॉर्म। अच्छा, अब देखें इसके अंदर इसकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया और इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। तो अब ये अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली इसने ये नहीं बताया कि क्योंकि का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इसने उसमें इस्तेमाल नहीं किया। इधर पर हम थोड़ा सा इस वर्ड को लेकर ट्रैक हो सकते हैं, लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पर हमें इसके अंदर ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अब ये क्यों इसने पहला ऑप्शन हमें दिया है, हर पेरेंट्स वर पुअर, कि उसके पेरेंट्स जो थे वो पुअर थे यानी कि गरीब थे, और हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड। शी कुड नॉट, तीसरे ऑप्शन में बोलता है कि शी कुड नॉट सी हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन को नहीं देख सकी।
और डी में बोलता है कि शी वॉज अ पोस्टमस चाइल्ड। इसमें देखें ये बोलता है हर पेरेंट्स वर पुअर, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता कि इसमें बोलता है कि उसके पेरेंट्स यानी कि उसके वालिदैन गरीब थे इसलिए वो अनफॉर्चुनेट यानी कि बदकिस्मत थी। फिर बोलता है कि हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड, इसे हम फिलहाल कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आप चले जाएं, शी कुड नॉट सी हर पेरेंट्स। इसके अंदर देखें डायरेक्टली इसने क्वेश्चन किया है कि वो अपने वालिदैन को नहीं देख सकी, इधर पर लिटरल मायनों में इसने कहा है, ना कि इसको ढके छुपे अल्फाजों में इसने कहा कि वो अपने वालिदैन को नहीं देख सकी। तो अभी इसने बोला है कि शी वॉज पोस्टमस चाइल्ड, मतलब कि वो अपने वालिदैन के मरने के बाद पैदा हुई, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसके अंदर एक हमें जो बी ऑप्शन है वो हमें बिल्कुल करेक्टली नज़र आता है कि क्योंकि वो जब छोटी सी थी तो उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। अब ये बात इसमें डायरेक्टली नहीं लिखी हुई कि वो कितने साल की थी। कि सदोरी वॉज वंस एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, हर फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट व्हेन शी लिव्ड ऑन मिल्क फ्रॉम हर मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि वो जब दूध पीती बच्ची थी जब ही उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। और इसमें इसने हमें डायरेक्टली लफ्ज़ों में नहीं बताया कि जब वो छोटी थी। अब ये बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये लाइन थोड़ी सी ट्रैप कर सकती है, लेकिन इसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर ये बातें मौजूद हैं कि वो छोटी सी ही थी तो उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था, इस वजह से ये अनफॉर्चुनेट यानी कि बदकिस्मत बच्ची थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाएं। ये बोलता है कि सदोरी वॉज ऑर्फेंड। द अबव सेंटेंस फ्रॉम पैसेज इज कंपोज्ड इन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इडियोमेटिक लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज। एक्टिव वॉइस से मुराद वो सेंटेंसेस जिसमें कोई भी सब्जेक्ट डायरेक्टली किसी एक्शन में इन्वॉल्व होता है, और पैसिव वॉइस वो जिसके अंदर एक्शन तो हो रहा होता है लेकिन उसके अंदर किसी सब्जेक्ट का डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता। और इडियोमेटिक लैंग्वेज यानी कि मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और फिर बोलता है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से हटकर इसने कोई बात की। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो ये इस्तेमाल कर रहा है ये कर रहा है पैसिव वॉइस। कैसे पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया इसने? सदोरी वॉज और फैन, सदोरी यतीम हो गई थी। अब इसने इधर पर ये नहीं कहा, अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो इधर पे ये लिखा रहता कि भाई सदोरी को किसी ने यतीम कर दिया था। अब यतीम तो इधर पर नहीं कहा जा सकता। ये इसको जिस कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे ये होगा लिटरल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपसे डायरेक्टली इसने जो सवाल किया है वो है ग्रामर के हवाले से, और ग्रामर का ही एक डायरेक्टली इसने पॉइंट पूछा है कि ये एक्टिव वॉइस में मौजूद है या पैसिव वॉइस में या इडियोमेटिक लैंग्वेज में या इनफॉर्मल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमसे मालूम करता है कि द अंडरलाइन फ्रेज हैंड टू माउथ मीन्स। अब ये जो हैंड टू माउथ है इडियम है, तो इसके मायने हमसे मालूम करता है। पहला ऑप्शन ये हमें देता है टू गेट इनफ फूड एट एवरी मील टाइम। इसका मतलब है कि हर खाने के वक्त यानी कि सुबह, दोपहर और शाम के वक्त आपके पास वाफिर मिकदार में खाना मौजूद हो। दूसरा ऑप्शन में बोलता है टू लिव विद बेयरली इनफ रिसोर्सेज। बोलता है कि इस तरह से रहना कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, यानी कि बहुत कम रिसोर्सेज हों, उन पर ही आप अपना गुजारा कर रहे हों। सी ऑप्शन बोलता है टू वर्क हार्ड फॉर सर्वाइवल, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत करना। नंबर डी टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरों पर इन्हसार करना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये कहते हैं कि शी हेल्प्स द पोर एंड द नीडी। इट अपीयर्स फ्रॉम दिस सेंटेंस दैट सदोरी इज। ये कहते हैं कि वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती है। और फिर कहते हैं कि इट अपीयर्स फ्रॉम दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस से ऐसा लगता है कि सदोरी है डैश। सबसे पहला ऑप्शन ये देता है जेनरस, नंबर बी पे बोलता है गुड नेचर्ड, सी पे बोलता है एमिकेबल, और डी पर बोलता है सोशेबल। अब सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है जेनरस, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। वो क्यों? क्योंकि अगर हम जेनरस की डेफिनेशन में जाते हैं, जेनरस वर्ड की डेफिनेशन में, तो कोई भी शख्स अगर जेनरस होगा तो वो
फ्रीली किसी को अपना टाइम या फिर पैसे की मदद वगैरह दे सकता है। तो यही काम जो है, अब जब हम इस पैसेज में जाते हैं तो हमें इस जगह पर ये मिल जाता है। और किस जगह मिलता है? जहाँ पर ये हमें आखिर में बताते हैं कि शी हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी एंड टीचेस गर्ल्स एंड बॉय ऑफ हर विलेज फ्री ऑफ ट्यूशन फ़ी इन हर स्पेयर टाइम। तो इसके अंदर हमें मालूम पड़ता है कि जो सदोरी है वो एक्चुअली जेनरस है। अब अगर हम इसके मायने देखते हैं गुड नेचर्ड के, तो गुड नेचर्ड भी हमें कहीं न कहीं मिल जाता है कि भई उसकी मिज़ाज वो उसका अच्छा है। लेकिन सिर्फ़ इसमें ये बात होगी कि वो उसका मिज़ाज अच्छा है, उसके एक्शन के मुतालिक दूसरा बात नहीं होगा, यानी कि इसके सिर्फ़ बिहेवियर के मुतालिक गुड नेचर्ड हम कह सकते हैं। लेकिन अमिकेबल जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर हमें एक मायने मिलते हैं, वो होते हैं फ्रेंडली के। और इसी तरीके से सोशेबल में भी करीब-करीब फ्रेंडली के मायने मिलते हैं, यानी कि ऐसा शख्स जो मिलनसार तबीयत का मालिक हो, लोगों से मिलता-जुलता हो। तो अगर हम देखेंगे इन तमाम ऑप्शंस को, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तमाम ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है और इसी वजह से हम इधर पर ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी जेनरस वर्ड की, अमिकेबल की, सोशेबल की, तो ये बआसानी हम इसके अंदर से देख सकते हैं और परख सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। यानी कि अमिकेबल और सोशेबल मैंने आपको बता दिया कि करीबन एक ही वर्ड हो सकते हैं, जैसे सिनोनिम एक दूसरे के हो सकते हैं। और जेनरस में ये हमें चीज़ मिल जाती है कि कोई खुले दिल के साथ किसी की मदद करता है, वो पैसों के ज़रिए भी हो सकती है और किसी टाइम वगैरह के हवाले से भी हो सकती है, यानी कि अपना टाइम देकर किसी की मदद कर रहा है। अब अगर हम इसको दूसरी जानिब से देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन था, ये एक्चुअली इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये डायरेक्टली हमें नहीं बताया जा रहा कि आया कि सदोरी जो है जेनरस है, गुड नेचर्ड है, एमिकेबल है या सोशेबल है। तो ये हमें वो लाइन पढ़कर पता लगती है और उसको जब हम इन वर्ड्स के साथ मैच करते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि वो क्या है, यानी कि वो बाय नेचर क्या हो सकती है या फिर उसके। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ये कहता है कि हु डज़ सदोरी टेक एज़ हर बेनिफैक्टर, यानी कि सदोरी ने अपने बेनिफैक्टर के तौर पर किसको लिया, यानी कि सदोरी का मोहसिन या फिर सरपरस्त कौन बनता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी विलेजर्स, सी अ रिच मैन, डी बॉयज़ एंड गर्ल्स हुम शी टीचेस। तो इसमें से ज़ाहिर है हमें ये पता लग जाता है इधर पर कि इसका जो बेनिफैक्टर होता है, यानी कि इसका मोहसिन जो इसकी मदद करता है इसे एक टीचर बनने के लिए, या फिर जो भी इसको मतलब इसकी एजुकेशन में जो हेल्प आउट करता है, वो होता है रिच मैन, और वो होता है गाँव का से ताल्लुक़ रखता है। तो ये हमें डायरेक्टली इसके अंदर मिल जाता है और ये क्वेश्चन जो है वो है लिटरल क्वेश्चन, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली इसमें इस तरीके से मिल जाता है कि सेकंड पैराग्राफ में जब आप देखेंगे, देयर लिव्ड अ रिच मैन इन द विलेज वेयर सदोरी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, ही केम टू नो ऑफ हर कीन इंटरेस्ट ऑफ फॉर एजुकेशन एंड पॉवर्टी, ही वाज अ philanthropist as well, he supported Sadori financially, morally, and took personal interest in getting her higher education in the इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यहाँ तक जब हमें पता लगता है तो इधर इस पर यहाँ तक जब हमने पढ़ा तो हम इसमें हमें पता लग जाता है कि वो रिच मैन था जिसने सदोरी की मदद की, यानी कि जो उसका मोहसिन था या फिर उसका पैटर्न था, यानी कि उसका सरपरस्त था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है कि द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज अ स्क्वायर मील इज़, बोलता है कि जो अंडरलाइन फ्रेज है स्क्वायर मील, इसका मतलब क्या है। सबसे पहला ऑप्शन देता है कि अ रिच फूड, अ लेविश मील, गुड सेटिस्फाइंग मील, हेल्दी मील। रिच फूड मतलब बहुत ही शानदार किस्म का खाना, लेविश मील ये भी तकरीबन इसी मायनों में लिया जाता है। रिच फूड यानी कि ज़्यादा मसाले वाला खाना, लेविश मील जो बहुत ही ज़्यादा जिस पर ख़र्चा किया गया हो ऐसा खाना,
और फिर बोलता है कि गुड सेटिस्फाइंग मील, और डी में बोलता है हेल्दी मील। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा गुड सेटिस्फाइंग मील। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मील जो है ये एक फ्रेज़ आप कह सकते हैं, या इसे एक इडियम भी कह सकते हैं। स्क्वायर मील एक इडियम है जिसके मायने होते हैं गुड सेटिस्फाइंग मील, यानी कि इतना खाना कि जिससे पेट भर जाए। तो ये हमें मिलता है सी ऑप्शन में, गुड सेटिस्फाइंग मील। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि द पैसेज हैज़ बीन रिटन इन 2 टेंसेस। पैसेज जो लिखा गया है वो 2 टेंसेस में लिखा गया है। द टेंसेस आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखें इसमें भी ये जो है लिटरल क्वेश्चन इसने किया है और इसमें डायरेक्टली आपसे मालूम कर रहा है। जिसको भी टेंसेस के हवाले से ज़रा भी कुछ मालूमात होगी वो फ़ौरन से इसके अंदर पहचान जाएगा कि इसमें कौन कौन से टेंसेस इसने इस्तेमाल किए हैं। तो देखते हैं हम पैराग्राफ में तो कौन कौन से इसने इस्तेमाल किए हैं। अब देखें जब ये शुरू करता है इधर से फर्स्ट पैराग्राफ से, इसमें इसने जो सबसे पहला पहला जो सेंटेंस है वो लिखा है वो है पास्ट टू बी टेंस में, और उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चला जाता है। ज़्यादातर इसने जो बातें की हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही की हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर फादर डाइड, फिर बोलता है कि शी सफ़र्ड, फिर बोलता है कि सदोरी वॉज ऑर्फेंड, शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल। ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं, ये पास्ट टू बी टेंस होगा। ऑल बीइंग ऑर्फेन एंड पुअर, द शी दे कुडंट लुक आफ्टर हर प्रॉपर्ली। तमाम बातें जो हो रही हैं पास्ट में ही बातें हो रही हैं। फिर ये कहता है कि ऑल विलीजर्स फेल्ट फॉर देम। अब इसमें विलीजर्स फेल्ट बोलता है तो इसके अंदर ये कहता है कि इसमें जो ये है ऑल विलीजर्स फेल्ट फॉर देम, यानी कि इसमें भी जो इसने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट के बाद फेल्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है, और ये है सेकंड फॉर्म, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगी। इसी तरीके से आगे भी जब हम देखते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा पास्ट टेंस ही इस्तेमाल किए हैं, और मेन जो टेंस इसने इस्तेमाल किए हैं वैसे तो कुछ यूजेस भी इसमें हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो यूजेस हैं वो पास्ट में ही है, और उसके अलावा जो टेंसेज इसने इस्तेमाल किए हैं इस वाले पैराग्राफ में वो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। नीचे जब हम जाते हैं तो इसमें ये यहाँ से नाउ शी वर्क्स एज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गेट्स अ लक्रेटिव सैलरी एंड लिव्स एन इनवाइबल लाइफ। अब ये जो इधर से इसने चेंज किया है टेंस, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके अलावा पास्ट के दूसरे यूजेस वगैरह भी इसमें हैं, मौजूद हैं। तो बहरहाल जब हम इसको ओवरऑल देखते हैं पैराग्राफ को, तो इसमें इसने 2 टेंसेस का इस्तेमाल किया हुआ है ज़्यादा, यानी कि जो 2 मेन टेंसेस हैं इसके वो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इस तरीके से एक हमारे पास लिटरल क्वेश्चन बन गया, और लिटरल क्वेश्चन को डायरेक्टली हमने जाकर पैराग्राफ में चेकआउट किया तो उसमें हमको डायरेक्टली वो चीज़ें मिल गई जो हम ढूंढना चाहते थे, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानियाँ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कि द सर्विस सदोरी नाउ रेंडर्स इन हर स्पेयर टाइम इज़। अभी बोलता है कि जो सर्विस जो खिदमात सदोरी अपने फालतू औकात में देती है वो कौन सी है। ए ऑप्शन में बोलता है कि रिलीजियस सर्विस, बी में सोशल हेल्थ सर्विस, सी में फाइनेंशियल सर्विस, और डी में बोलता है कम्युनिटी वेलफेयर सर्विस। इस क्वेश्चन को हम इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने कहीं पर भी इन सर्विसेज के मुतालिक इसमें इसने जिक्र नहीं किया। जस्ट इसने ये बताया था कि अब वो जो है अपने फारिग औकात वो गांव के बच्चों को पढ़ाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब पढ़ाने का जो काम आ गया है वो फ्री भी पढ़ा रही है, तो उसके अंदर ये रिलीजियस सर्विस तो आएगी नहीं, कैसे वो रिलीजन सिखा रही है उन्हें। दूसरा सोशल हेल्थ सर्विस के हवाले से भी वो काम नहीं कर रही है। फाइनेंशियल सर्विस भी कोई ऐसी नहीं दे रही कि मतलब लोगों में पैसे बांट रही हो। तो एक चीज़ हमें इधर मिल जाती है कम्युनिटी वेलफेयर सर्विस, यानी कि उसके जो इर्द गिर्द के जो भी लोग रहते हैं उसकी कम्युनिटी के, उसकी बिरादरी के, और या फिर उसका कबीले के, तो उन्हीं की वो क्या कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको खिदमात फराहम कर रही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, और इसका जो जवाब होगा वो होगा कम्युनिटी वेलफेयर सर्विस। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच आर द पुअर एंड द नीडी। ये बोलता है कि द नाउन्स। ए में बोलता है नाउन्स, बी में बोलता है एडजेक्टिव्स, सी में बोलता है प्रोनाउंस, और डी में बोलता है प्रीपोजिशंस।
अब देखें प्रीपोजिशन तो ये हो नहीं सकते दोनों। दूसरा प्रोनाउंस भी नहीं है, क्योंकि इधर पर पोर और नीडी इसने इस्तेमाल किया है, तो ये दो तो वैसे ही हम एक्सक्लूड कर देते हैं। बाकी ए बी जो हमारे पास मौजूद हैं इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है ए, यानी कि ये नाउन्स हैं, पुअर और द नीडी, यानी कि इसमें किसी एक क्लास की तरफ इशारा किया गया, पुअर क्लास और नीडी क्लास, और उन लोगों की जानिब इशारा करके इसने एक ही वर्ड में बता दिया है, द पुअर एंड द नीडी। दूसरी इसकी एक वजह ये तो इसका हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, और इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि नाउन की, क्योंकि जो नाउन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर इसमें जो आर्टिकल मौजूद है द, वो नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है, और अगर बिलफर्ज किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता भी है तो आगे कोई नाउन ज़रूर होता है, या अगर नाउन नहीं भी होता तो सिर्फ एडजेक्टिव के साथ हो जाता है, लेकिन वो नाउन कंसीडर किया जाता है उससे अगले वाला वर्ड। जैसे हम ये कह सकते हैं द पुअर मैन, द पुअर पीपल, द पुअर द नीडी पीपल, लेकिन इधर पर जो है अगर आप देखेंगे तो द पुअर और द नीडी इधर पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि इधर पर ये द पुअर एंड द नीडी ये नाउन हो सकते हैं।